नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमलकास्ट प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 5 जजेस का। रामा सुब्रमण्यम, बोपन्ना साहब, गवाई साहब, नागरत्ना साहब और अब्दुल नजीर। बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम टू स्पीक, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बातें चल रही थी। लेकिन जजमेंट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। ये जजमेंट अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने बहुत सारी चीजों को एक तरह से तय कर दिया है कि जहां सरकार दखल देने की कोशिश कर रही थी, अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही थी, और लोगों के जो एक तरह से उनकी आजादियां हैं उसको थोड़ा सा कर्टेल करने का प्रयास कर रही थी। जो पहले दो अच्छे शब्द यूज किए इसके अंदर हमारे जजेस ने वो थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के गेट कीपर भी हैं और कॉन्शियस कीपर भी हैं। ये बड़े अच्छे शब्द यूज किए गए कि हम गेट कीपर भी हैं और कॉन्शियस कीपर भी हैं। इसके बाद उनका कहना है कि आ, कोई भी जो चीज होनी चाहिए, जैसे फ्रेश कर्ब्स की बात हो रही है, यानी कि कुछ नई रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात जो की गई थी उसको पूरी तरह से सभी जजेस ने रिजेक्ट कर दिया है। किसी भी जज ने एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है। 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) जो है संविधान का, ये राइट टू स्पीच देता है। और नागरत्ना जी ने एक छोटा सा इसमें एग्री करते हुए डिसएग्रीमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि कल भी उनका जो जजमेंट आया था वहां भी नागरत्ना जी ने, जो लेडी जज है, उन्होंने थोड़ा सा डिसेंटिंग नोट दिया था। यहां भी थोड़ा सा डिसेंटिंग नोट है। उनका कहना है कि राइट टू स्पीच के अंदर डिसेंट इनबिल्ट है, तो उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि डिसेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, वेरिंग पॉइंट हो या डिफरेंट आइडियाज हो, ये लोकतंत्र की एक तरह से पृष्ठभूमि है। ये उसकी शक्ति है, आप उसको कमजोरी के रूप में या किसी और रूप में ना देखें। आर्टिकल 19(2) के अंदर रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस दरअसल ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 26 नवंबर 1949 को जो अप्रूव हो गया था, फिर रिपब्लिक डे जो 1950 का था उस दिन लागू हुआ है, और एक छोटा अमेंडमेंट 1951 में इसमें किया गया था। इसके अंदर जो शुरुआत में रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, तो जजेस का कहना था कि इन रेस्ट्रिक्शंस के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वाइट एनफ है। उनका कहना है कि कोई भी ऐसी चीज जो है जो इंडिविजुअल के ऊपर अटैक करे, क्लास, ग्रुप्स, सोसाइटी, कंट्री, स्टेट, सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ties with the friendly countries, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, incitement, तो काफी एग्जॉस्टिव लिस्ट है। उनका कहना है कि ये ओरिजिनल लिस्ट ही इतनी एग्जॉस्टिव है कि इसके अंदर कोई भी शब्द दूसरा लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत पंच लाइन उसके बाद कोर्ट कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम गेट कीपर हैं और कॉन्शियस कीपर हैं। एक अन्य लाइन जो कहते हैं, आई एम सॉरी, कि हर नागरिक को दूसरे नागरिक का जो राइट है उसका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इसके अंदर कि जब हर नागरिक दूसरे नागरिक के जो हक हैं या हुकूक हैं, जब उसका सम्मान करना शुरू करेगा, तो फिर उसके अंदर तकलीफें अपने आप ही कम हो जाएंगी। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी आई थी जहां पर कोई कोई मंत्री या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन में लोग बैठे हैं तो वो कुछ कह दें तो सरकार को भी उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वो इंडिविजुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि जब भारत में इंडिविजुअल जो आजादी है उसका हनन हो रहा है, उसके ऊपर क्वालिफाइड रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही है, ऐसे में इस जजमेंट का आना और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के द्वारा इस बात को पूरा का पूरा एम्फेसाइज करना कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो महत्वपूर्ण है, सिर्फ उस पर चलने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले विवेक जी आपके पास आऊंगा। ये आम आदमी के समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर दिए हैं, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की या जो ग्रुप्स भी होते हैं उनकी जो अपनी पर्सनल आजादी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछले कुछ वर्षों में इस आजादी का हनन भी हुआ है।
चाहे उसमें एक्टिविटीज़ कार्टूनिस्ट या पत्रकार या बाकी लोग जो हैं उनका सॉरी, गला बहुत खराब है, कि उनका हनन हुआ है। तो कहीं न कहीं इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है और कोर्ट ने इस मामले में एश्योरेंस दिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे एज़ अ गेटकीपर एंड कॉशियस कीपर। विवेक जी, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशंस। अ, जी, लेकिन ये तो बिल्कुल आपने सही बताया कि ये इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो है वो कोर्ट ने उसको वो एम्फसाइज़ किया है, अंडरलाइन किया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो केस है, ये केस यूपी में जो उस समय 2016 में आज़म खान जो मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा था कि किसी रेप केस में उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। तो और उसी तरह से शायद केरला के किसी मिनिस्टर ने जो महिलाओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था। ये दोनों मामले कोर्ट के सामने थे और उस सिलसिले में शायद ये बात कही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे ख्याल से इस केस में ये कोर्ट ने बताया कि जो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब किसी एक मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी ने एक कुछ बोल दिया है, कर दिया है, उसका जो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे गवर्नमेंट पर आता है या नहीं है। ये मेरे ख्याल से इस जजमेंट का मूल मुद्दा था, जिसके ऊपर मतलब एक जो पॉइंट है कि जितनी भी एग्ज़ॉस्टिव एक लिस्ट दी गई कि इन मामलों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, जो आपने सब पढ़ा है अभी जो लिस्ट है, आर्टिकल 19 में जो लिस्ट है, तो उसके अलावा कोई नया और कोई एक क्राइटेरिया डालने की ज़रूरत नहीं है कि भई ये भी रहेगा, इसका हनन अगर हो जाए तो भी वो शिक्षा का पात्र है। ऐसा कोई नया कोई एलिमेंट उसमें नया कोई एक फैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट में कोई नया एक आइटम डालने की ज़रूरत नहीं, इस पर सारे जजेस उसमें एक थे। लेकिन ये जो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मामला है, उसमें भी उसमें मेरे ख्याल से जो कोर्ट ने कहा है वो ये है कि वो जो फ्लो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंडिविजुअल तक जाता है और इंडिविजुअल मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक, ऐसा उल्टा वो फ्लो नहीं है। तो किसी मिनिस्टर ने कुछ कह देना, इस तरह की बात अपने पर्सनल उसमें नागरत्ना जी ये कह रहे हैं कि वो अगर पर्सनल कैपेसिटी में कहते हैं तो उसकी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर नहीं होती है, लेकिन वो सरकार के किसी नीति निर्धारण के सिलसिले में उस परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ उनका स्टेटमेंट आता है सरकार की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, तो उसकी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार पर है। ऐसा मेरे ख्याल से इस जजमेंट का मुख्य जो भाग है। अब ये आजम खान जी के सिलसिले में ये मामला आया है और जो केरला के मिनिस्टर, लेकिन अभी के सरकार में जो भी मिनिस्टर है, केंद्र सरकार में जो मिनिस्टर्स है, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसका टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कहीं ये जजमेंट आज का जो केंद्र का सरकार है उसके जो कई मंत्री हैं, उनके मंत्रियों की जो भी टिप्पणियां हमने पिछले कुछ कुछ सालों में सुनी है, जिसमें हम जो बहुत सारी टिप्पणियां हमने आपत्तिजनक भी पाई है, तो क्या ऐसे मिनिस्टर्स को भी ये जजमेंट लागू होता है? उदाहरण के तौर पर वो जो ठाकुर जो है, जो जिन्होंने कहा था कि गोली मार दो सालों को, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। तो ये तो सरकार की नीति का भाग नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी इस तरह की टिप्पणी की है, क्या वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इसमें इंटरप्रिटेशन का मामला हो गया है। दूसरा जो अजय क्या नाम है उनका, वो जो अजय मिश्रा है शायद, जो जिनके बेटे वो अपना वो जो किसानों वाला केस हुआ था, जिनके ऊपर से गाड़ी चला दी गई थी। अजय मिश्रा है मेरे ख्याल से, जो मैं अगर गलत नहीं उनका नाम बता अजय रहा हूँ। टेनी मिश्रा, अजय टेनी मिश्रा। जी, जी, जी। तो उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे, या कुछ इस तरह का कुछ उन्होंने बात कही थी। उसके बाद फिर उनके बेटे ने किसानों पर अलिजेडली गाड़ी चला दी थी और उसमें कुछ किसान मर गए थे, वगैरह-वगैरह। उस तो ये जो अजय मिश्रा है, उनका जो स्टेटमेंट था कि हम देख लेंगे, तो क्या ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
सरकार पर नहीं जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के वो सदस्य अभी भी बने हुए हैं। उनको रिज़ाइन करने का उनके काफ़ी डिमांड हुई, लेकिन वो अपने स्थान पर बने और सरकार ने उनको निकाला भी नहीं है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उसका क्या करना? जो सरकार के नीति से संबंधित है, उस तरह के स्टेटमेंट्स की वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिनिस्टर्स पर नहीं आती हो, ठीक है। लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाए? सरकार की कुछ ज़िम्मेदारी उस सिलसिले में बनती है या नहीं बनती है? ये मेरे ख्याल से एक सवाल है, जो सवाल कल का जो जजमेंट आया है, उस इस सवाल पर शायद इस जजमेंट ने कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। शायद इस विषय पर, ये विषय सरकार कोर्ट के सामने शायद नहीं भी था, लेकिन जहाँ तक एक लार्जर इश्यू का सवाल है कि किसी भी मंत्रिमंडल का मंत्री एक डिस्पैरेजिंग रिमार्क कर देता है, जिसको डिस्पैरेजिंग रिमार्क नगरत्ना जी ने कहा है, अगर करता है, तो वो पर्सनल कैपेसिटी में है तो बात अलग है, लेकिन वो अगर सरकार के नीति से, सरकार से किसी भी तरह से संबंधित वो विधान है, वो स्टेटमेंट है, तो उसकी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार पर जाती है, वो उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो अब ये कौन तय करेगा कि जो मिनिस्टर्स बात करते हैं, उसका संबंध, सीधा संबंध सरकार की नीति से है या नहीं है? मतलब गोली मार दो सालों को, अगर ये किसी ने कहा है, तो क्या सरकार की ये नीति है कि जी, भई जो बिल्कुल। देश के खिलाफ कुछ बात कर दे, उसको गोली मार दे? गोली मार देना एक फिगरेटिव यूज़ है, मतलब को सही में गोली मार दो, ऐसा उसका शायद मतलब ना भी हो, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन ली जाए, व्हाटएवर। तो ये एक मेरे ख्याल से ग्रे एरिया है, जिसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्री अगर आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी बात करते हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सिवाय इसके कि भई वो अगर सरकार की नीति से संबंधित है या नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में है या नहीं है, या फिर वो एज़ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको लेना चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से जो ग्रे एरिया है, उसको ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, अगर किसी मिनिस्टर को इस तरह का फ्रीडम होता है, तो ज़ाहिर है कि आम आदमी को तो बिल्कुल होता है, क्योंकि मिनिस्टर को तो आम आदमी ही बनाता है। अगर आम आदमी के हाथ में इस तरह का अधिकार नहीं है, तो मिनिस्टर को इस तरह का अधिकार कहाँ से मिलेगा? लेकिन जहाँ तक इस जजमेंट का सवाल है, वो मिनिस्टर की फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ मेरे ख्याल से बात हो रही है, और उस सिलसिले में नागरत्ना जी का ये स्टेटमेंट, ये एक डिसेंटिंग नोट बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अगर सरकार के नीति निर्धारण से संबंधित नहीं है, तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन वो सरकार की नीति से संबंधित है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर जाती है। दिनेश जी।